अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जो पिछली वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये मॉड्यूल 2 है इस कोर्स का, जिसके अंदर हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉइन्स किस तरह के होते हैं। मतलब लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं, मिड कैप कॉइन्स होते हैं, स्मॉल कैप कॉइन्स होते हैं, वो क्या होते हैं। बीटीसी, इथेरियम, ऑल्ट कॉइन्स, ये किन कौन से कैप कॉइन्स में लाया करते हैं। एक्सचेंजेस किस तरह की होती हैं, सेक्स और डेक्स क्या होता है, मतलब इसकी कितनी तरह की एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे। फिर वॉलेट की टाइप्स देखेंगे कि कितने तरह के वॉलेट्स होते हैं। हॉट वॉलेट क्या होता है, कोल्ड वॉलेट क्या होता है। फिर स्टेबल कॉइन्स एंड रेगुलेशंस, मतलब स्टेबल कॉइन किस बला का नाम है, मतलब ये चीज में काम आता है, इससे हम इसका हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, और रेगुलेशंस क्या होती हैं। तो हम चलते हैं अपने डॉट.io के चार्ट पर। अच्छा, ये मॉड्यूल 2 पर आने से पहले जैसे मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ कॉइन्स मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफाइन करे थे कि वो क्या होते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने बताया था कि बिटकॉइन सबसे बड़ा कॉइन है, फादर ऑफ कॉइन। उसके बाद ये जितने भी इसके अलावा जो कॉइन्स हैं, इथीरियम, एक्सआरपी, सोलाना, कार्डानो, एक्सवाईजी, ये चलें एक दो और आप लिख लें। तो ये आजकल बहुत चल रहा है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कॉइन्स हैं। वो जब हम ट्रेडिंग व्यू पर जाएंगे आने वाली वीडियो पे, तो मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेडिंग व्यू या किसी एक्सचेंज के उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे कि कितने तरह के कॉइन्स होते हैं। तो अभी इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेन मेन चीज़ जो समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वो आप समझ लें, तो वो आपके लिए काफ़ी है। इसमें मैंने जिक्र करा था कि लिमिटेड कैप, एक्सआरपी का मैंने वर्ड यूज़ करा था इसके अंदर। तो ये क्या चीज़ होती है। अच्छा, सबसे पहला कॉइन तो हमने समझ लिया कि बिटकॉइन आया 2009 में। भाई हिस्ट्री है इसकी कि 2009 में सबसे पहले सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। उसके बाद जिस तरह वक्त गुजरता गया, मजीद कॉइन्स आते गए, माइनिंग होती गई उनकी। फिर एक कॉइन आया इथीरियम, जो मतलब जिसने काफ़ी अच्छा प्ले करा, जो काफ़ी मतलब तेज़ी से मतलब ना लोगों के अंदर पॉपुलर हुआ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये सेकंड बिटकॉइन है, या ये हो सकता है बिटकॉइन को भी बीट कर दे। ये करेंटली 2700-2800 के ऊपर, 2700-2800 डॉलर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और जबकि बिटकॉइन 1,10,000, 1,09,000 पर ट्रेड हो रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन को फादर क्यों कहा जाता है। तो इसी तरह के काफ़ी सारे और कॉइन्स भी हैं। जो ओल्ड कॉइन्स का आपने वर्ड सुना देखा होगा काफ़ी, ये ओल्ड कॉइन्स ये क्या होते हैं। ओल्ड कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन और इथीरियम को भी आप ओल्ड कॉइन में काउंट करते हैं, बट इथीरियम क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट कॉइन है, तो वो एक अलग तरीके से भी ट्रीट किया जाता है काफ़ी जगहों पे, क्योंकि उसकी अपनी ब्लॉकचेन भी काफ़ी जगह यूज़ होती है। तो मतलब तो उसको काफ़ी सारे लोग ओल्ड कॉइन्स में भी काउंट करते हैं, और वैसे भी इथीरियम का नाम लेते हैं। तो आप इसको काउंट करें ओल्ड कॉइन में, या इसका अलग से नाम लें, एक ही बात है। सबसे मेजर कॉइन आ गया बिटकॉइन, फिर आता है इथीरियम, फिर ये जो अलग अलग कॉइन है, सोलाना, एक्सआरपी, सुई, आईएनजी, और भी काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, कार्डानो, या मीम कॉइन्स होगा। मीम कॉइन्स में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नीचे जाके कि मीम कॉइन्स क्या होता है। वो सारे ओल्ड कॉइन्स कहलाते हैं, यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। सही है। अब हम अपनी आज की वीडियो के मॉड्यूल 2 पर आते हैं। ये चलें, कॉइन्स तो हमने समझ लिए कि किस तरह के कॉइन्स हैं, कौन सा कॉइन क्या कहलाता है। इसके अंदर 3 से 4 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है लार्ज कैप कॉइन, एक होता है मिड कैप कॉइन, एक होता है स्मॉल कैप कॉइन, और एक होता है मीम कॉइन या न्यूली लॉन्च कॉइन। जो मार्केट के अंदर पैसे होते हैं ना, वो मनी सर्कुलेट करती है इन्हीं सारे कैप्स के दरमियान। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपको याद रह जाए कि इन चीज़ों के दरमियान, इन सारी कैप्स के दरमियान मनी सर्कुलेट करता है। इस तरह से सबसे पहले पैसा आता है लार्ज कैप कॉइन्स में। लार्ज कैप कॉइन्स कौन से होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। लार्ज कैप कॉइन्स हर उस कॉइन को कहते हैं जो जिसका मार्केट कैप क्या होता है, जो करंटली प्राइस चल रही है। मैं मार्केट कैप का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। मार्केट कैप होता है प्राइस इनटू सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑफ एनी कॉइन। यानी मार्केट कैप इस चीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी कॉइन का प्राइस चल रही है $10, और बनाने वाली कंपनी ने उस कॉइन की सप्लाई रखी है, फॉर एग्जांपल 1 लाख कॉइन रखें, उससे ज़्यादा वो सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो आप उस चीज़ को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस कॉइन का मार्केट कैप बन जाता है। सही है। जिस तरह प्राइस इंक्रीज होती रहती है, मार्केट कैप बढ़ता रहता है उस कॉइन का। सही है। और सप्लाई अगर आप इंक्रीज करेंगे तब भी मार्केट कैप में इजाफा आएगा, लेकिन की जो क्या कहते हैं डिमांड है ना, वो कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली प्राइस ड्रॉप होने लग जाएगी। समझ रहे हैं, ये वाइस वर्सा चलती है चीज़। तो इस वजह से सप्लाई को हमेशा लिमिटेड रखा जाता है, जिससे डिमांड बढ़े कॉइन की और प्राइस उसकी अल्टीमेटली बढ़ती रहे।
सही है, जिससे ऑल टुगेदर एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्केट कैप के ऊपर फर्क पड़ता है। मार्केट कैप हमने क्लियर कर लिया, मार्केट कैप क्या होता है, इसको साइड कर देते हैं। अच्छा, लार्ज कैप कॉइन्स क्या होते हैं, जितने भी कॉइन्स जो 10 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप से ऊपर के कॉइन्स हैं वो सारे लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, ये बाइनेंस का अपना कॉइन है। सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, इस तरह के कॉइन्स जितने भी होते हैं वो जो 10 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप से ऊपर हैं वो लार्ज कैप कॉइन्स कहलाते हैं। फिर आते हैं मिड कैप कॉइन्स, तो मैं यहाँ कर दूँ। मिड कैप कॉइन्स वो होते हैं जो 1 बिलियन से 10 बिलियन डॉलर्स के दरमियान ट्रेड करते हैं, जैसे एवीएक्स हो गया, लिंक हो गया, मैटेक हो गया, एटम हो गया, आईसीपी हो गया, ये सारे मिड कैप कॉइन्स हैं। फिर आते हैं स्मॉल कैप कॉइन्स जो 1 बिलियन डॉलर से नीचे के मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। WLD, INJ, रेडियम, रेडिक्स, ये AR हो गया, ये CKB हो गया, ये सारे स्मॉल कैप कॉइन्स। अच्छा, फिर आते हैं मीम कॉइन्स या न्यूली लॉन्च कॉइन्स। इनको मीम कॉइन्स को आप इस तरह से समझ लें, जैसे कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, कोई मार्केट के अंदर इवेंट चल रहा होता है या वर्ल्ड वाइड कोई इवेंट चल रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट बना था, तो अभी एक ट्रम्प नाम का कॉइन आया था। ट्रम्प नाम का एक कॉइन आया था, मैं बस एक एग्जांपल से आपको समझा दूंगा। ट्रम्प नाम का कॉइन आया था एक, तो वो मार्केट में जैसे ही आया ना, लोगों ने काफ़ी बाय करना शुरू कर दिया। तो वो कॉइन 0 पॉइंट समथिंग सेंट्स पे चल रहा था, वहाँ से वो आई गेस $70 तक गया है। तो ये होते हैं मीम कॉइन्स। अब इसी के बरक्स इस काफ़ी सारे कॉइन्स, ये तो एक एग्जांपल है ना कॉइन की। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर काफ़ी सारे कॉइन्स लॉन्च होते रहते हैं। अगर आप डेक्स खोल के देखेंगे तो मैं आपको अगर दिखा सकूँ, डेक्स स्क्रीनर। अब ये एक स्क्रीनर होता है, ये पहले वेरिफिकेशन मांग रहा है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर हर वक्त ना, अगर आप देखेंगे 5 मिनट की ट्रेंडिंग पे जाएं तो ये कॉइन्स आते रहते हैं। इसके अंदर न्यू पेयर्स पे अगर आप जाकर देखेंगे न्यूएस्ट कौन सा कॉइन है, तो कॉइन्स आते रहेंगे मल्टीपल। या आप एम कैप देख सकते हैं, देखिए मल्टीपल ये चेंज होती रहेगी, लिस्ट कॉइन्स लिस्ट होते रहते हैं। आप इनकी एज देख सकते हैं, 18 सेकेंड, 23 सेकेंड। अभी इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डेक्स स्क्रीनर पे, ये बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि मीम कॉइन्स क्या होता है। अब ये जितने भी कॉइन्स हैं ना, ये या मीम कॉइन्स हैं या न्यूली लॉन्च कॉइन, कोई ना कोई होगा इसके अंदर जो आगे जाकर बड़े लेवल पे ट्रेड होगा। यहाँ पर इनका मार्केट कैप आ रहा है, सही है, तो ये इतना छोटा मार्केट कैप होता है, इनकी एज भी आप देख सकते हैं, इतना टाइम नहीं हुआ होता उनको आए हुए। तो ये होते हैं न्यूली लॉन्च कॉइन्स या मीम कॉइन्स, जिस तरह टर्म की मैंने बात की, सही है। तो पैसा इस तरह से सर्कुलेट होता है, सबसे पहले लार्ज कैप कॉइन्स में सारा पैसा आता है, ज़्यादातर रिटेलर्स का या इन्वेस्टर्स का। फिर वो घूमकर मिड कैप कॉइन्स में जाता है, फिर वो स्मॉल कैप कॉइन्स में जाता है, फिर वो आता है मीम कॉइन्स में। इस तरह से ये पूरी रैली 3-4 साल के अंदर चलती रहती है कंटिन्यूसली ना, जिसमें आप कहते हैं कि 3-4 साल के अंदर एक वो है, एक मतलब ट्रेंड चल रहा है कि 4 साल के अंदर बुल रन आता है, जिस तरह लास्ट आया था 2021 में। अब 2025 में एक्सपेक्टेड है, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, तो वी होप के आ सकता है बुल रन ना। इसके हम अपडेट्स वगैरह अब देते रहते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, व अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देते रहते हैं, और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। तो बात यह है कि जिस तरह से चीज़ सर्कुलेट करती है, जिस तरह से पैसा सर्कुलेट करता है, उसी तरह से ये पर्टिकुलर कॉइन्स पंप होते रहते हैं। अगर पैसा ज़्यादा लार्ज कैप कॉइन्स में, जैसे अभी बीटीसी बहुत ज़्यादा पंप कर चुका है, 1,10,000, 1,15,000 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, 1,09,000 इस तरह। इथेरियम पंप हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, सोलाना, एक्सआरपी, काफ़ी सारे कॉइन्स पंप हो चुके हैं ना। तो अब एक मार्केट के अंदर एक नैरेटिव है कि जब ये बीटीसी डोमिनेंस, यानी जब बीटीसी की से पैसा ज़्यादा निकल जाता है, मतलब जब बीटीसी की डोमिनेंस मार्केट के ऊपर कम हो जाती है, तो पैसा सारा ऑल्ट कॉइन्स में आता है, यानी इन सारे कॉइन्स में आता है, मिड कैप कॉइन्स और ये लार्ज कैप जो बाकी होते हैं उनमें आता है, स्मॉल कैप में भी आता है। तो इस तरह से मार्केट वर्क करती है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसे बनाने के बनिस्बत सिर्फ अगर बीटीसी में पैसा घूम रहा है, तो कम चांसेस होते हैं, हर बंदे के लिए पैसा बनाना आसान नहीं होता। सही है, जितना छोटा कैप का कॉइन होगा उसमें उतना ज़्यादा पैसा बनाना आसान होगा, क्योंकि अगर स्मॉल कैप कॉइन एक मिड कैप कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। अगर एक समझेंगे $800 मिलियन वाला कॉइन एक
वन वन बिल चले $1 बिलियन वाले कॉइन में या $7 बिलियन वाले कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है या $8 बिलियन वाले कॉइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये 100x कर रहा है कॉइन अपना ऑलमोस्ट ना। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई कॉइन 100x कर रहा है, आपने फॉर एग्जांपल $1 लगाया हुआ एक कॉइन पे और वो 100x कर जाता है, $1 से $100 के ऊपर आप चले जाते हैं उस कॉइन के अंदर, अगर वो 100x कर जाता है। तो इतना पोटेंशियल रखते हैं ये स्मॉल कैप कॉइन्स या मीम कॉइन्स। लेकिन ये रिस्की भी इसी तरह होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आते रहते हैं कॉइन्स, पता नहीं होता लोगों को, लोग ऐसी हर स्मॉल कैप में एंटर हो जाते हैं और वो डंप कर जाता है। जब तक कॉइन स्टेबल ना हो, मतलब मिड कैप या लार्ज कैप पे ना आए, उसके ऊपर अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स एंटर ना करें। ये एक आप लोगों के लिए सजेशन है मेरी, आपको आगे चल के समझ आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम समझते हैं कि एक्सचेंजेस किस किस तरह की होती हैं। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डेक्स, सेक्स, ये क्या चीज़ है? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस अगर आप देखते हैं तो ये मल्टीपल एक्सचेंजेस जो होती हैं, जिस तरह बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस, क्रैकन, कूकॉइन, ओकेक्स, बाइबिट, और भी हैं, मैक्सी हो गया, बिंगेक्स हो गया, डिफरेंट तरह की एक्सचेंजेस होती हैं। इनको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कहते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप जाकर ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको बस कॉइन सेलेक्ट करके डायरेक्ट ट्रेड करना होता है, और कोई इसके अंदर कोई मतलब टेक्निकलिटीज़ नहीं होती, जो टेक्निकलिटीज़ आपको डिसेंट्रलाइज पर फेस करनी पड़ती हैं। जैसे एक एक कॉइन ढूंढना पड़ता है, उसकी फिर गैस फीस देखनी पड़ती है, या फिर वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आपको सारी फैसिलिटीज एक जगह देती हैं कि आप एक दफ़ा हमारे अकाउंट में पैसा डाल दें, अपने अकाउंट में फॉर एग्जांपल आप बाइनेंस पे गए, अपने अकाउंट बनाया, आप अपने जितने भी अमाउंट से आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने वहाँ पैसा डाल दिया, उसके बाद आप वहाँ पर जो लिस्टेड कॉइन्स हैं उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में ये होता है, यहाँ पर आपको थोड़ी-सी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पीयर टू पीयर प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, ये पीयर टू पीयर ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता। जैसे यहाँ पर एक्सचेंजेस होती हैं, मीडिएटर बीच में वो काम कर रही होती हैं, आपके और सामने वाले बंदे के दरमियान वो मीडिएट कर रही होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यूनिस्वैप हो गया या पैनकेक स्वैप हो गया या सुशी स्वैप हो गया, डिफरेंट तरह के डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस होते हैं। अब इनकी आप वो भी देख सकते हैं ये कौन सी ब्लॉकचेन पे बने हो। जैसे यूनिस्वैप बहुत इस्तेमाल होता है, ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बना है। कर्व फाइनेंस इथीरियम पे बना हुआ है। BYDX इथीरियम पे बना हुआ है। तो इथीरियम काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है। फिर ये पैनकेकस्वैप BNB पे बना है। इस तरह डिफरेंट कॉइन्स की चेन्स पर बने होते हैं ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। और इनके अंदर ये चीज़ अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पर आपको ट्रेड करने में थोड़ी-सी टेक्निकलिटीज़ फेस करनी पड़ेंगी, गैस फीस देखनी पड़ेगी, 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर ज़रूर ओवरव्यू दूँगा मैं आपको इसका भी। सही है, तो एक बिगिनर के लिए यहाँ ट्रेड करना मुश्किल होता है बनिस्बत सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने में। सही है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं वॉलेट्स। हॉट हॉट वॉलेट्स क्या होते हैं, कोल्ड वॉलेट्स क्या होते हैं? अब वॉलेट्स भी 2 तरह के होते हैं ना, एक कोल्ड वॉलेट होता है, एक हॉट वॉलेट होता है। सबसे पहले हॉट वॉलेट आपको समझा देता हूँ। ये मेटामास्क आपने नाम सुने होंगे, फैंटम वॉलेट, बाइनेंस वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, ये सारे नॉन टेंजेबल वॉलेट्स होते हैं, यानी जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो फिजिकल नहीं होते। बस ये आपको अकाउंट प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ आप अपना मेजर चंक ऑफ अमाउंट फंड रख सकते हैं। फिर आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने मल्टीपल अकाउंट्स के अंदर। अगर आप डेक्स के ऊपर कर रहे हैं ट्रेडिंग, अगर आप डेक्स के ऊपर कर रहे हैं तब भी आप वॉलेट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने। तो मेन जो गढ़ होता है ना आपके आपके सारे फंड्स की स्टोरेज का, वो एक वॉलेट होता है। तो हॉट वॉलेट कहते हैं उसे, अगर आप नॉन टेंजेबल देख रहे हैं, जैसे मेटामास्क ज़्यादा यूज़ होता है, फैंटम ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। सही है। इसके साथ-साथ अगर आप जिस तरह एक हार्डवेयर वॉलेट देख लें, कोई यूएसबी हो गई, ये यूएसबी की फॉर्म में होते हैं, लेजर, नैनो, ट्रेजर या कोल्ड गार्ड, पेपर वॉलेट, ये सारे एयर गैप्ड वॉलेट, ये सारे यूएसबी या हार्ड डिस्क की फॉर्म में होते हैं वॉलेट। जिस तरह आप एक नॉर्मल वॉलेट जिसमें आप कैश वगैरह रखते हैं, ये उस फॉर्म में होते हैं। सही है। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है, अगर आपको लंबी होल्डिंग करनी है, ज़्यादा देर पैसा रखना है, ज़्यादा अमाउंट है आपकी, तो आपको रिकमेंडेड यही चीज़ रहती है कि आप उसको कोल्ड वॉलेट में रखें। क्योंकि उसका इंटरनेट से हर वक़्त वो लिंक नहीं होता। बस आपने वो डिवाइस में लगाना है, एक्सेस करना है वॉलेट, फिर आपने डिवाइस निकाल लेनी है। तो वो उसको
हैक करना या उसको न्यूट्रलाइज़ उसको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है बनिस्बत हॉट वॉलेट के। क्योंकि हॉट वॉलेट जैसे मैं आपको ये दिखाऊँ, ये फैंटम वॉलेट है। अब ये यहाँ मैं पासवर्ड एंटर करूँगा, मेरा फैंटम वॉलेट ओपन हो जाएगा। ये रहा मेटामास्क का वॉलेट मेरा। तो ये हर वक़्त बस लिंक्ड होता है आपके ब्राउज़र से या आपके स्क्रीन से। तो इसको हैक करना आसान होता है बनिस्बत एक फ़िज़िकल वॉलेट के। बट फ़िज़िकल वॉलेट काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, सही है? इतना यूज़ में नहीं है ये नॉर्मल आवाम के, जितना ये वाले वॉलेट्स हैं, हॉट वॉलेट्स, सही है? ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी ये रहते हैं बनिस्बत इसके। तो इसको एक्सेस करना भी थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है एक बिगिनर के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेबल कॉइन्स और रेगुलेशंस क्या होती हैं। स्टेबल कॉइन होता है जितने भी ये कॉइन्स होते हैं जो एक आपको $1 के बदले या 1 यूरो के बदले आपको वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो कॉइन मिलता है, आप उसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। जैसे अब अगर मेरे पास कैश के अंदर $1 पड़ा हुआ है, $1, उसका जो भी रेट चल रहा है, सही है? अब अगर मैं कल को मार्केट में जाता हूँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 280 270 275 का मुझे आज डॉलर पड़ा है, तो अब उसपे एक ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आएगा ना। अगर मैं कल जाता हूँ, तो कोई मुझे ये थोड़ी कहेगा कि अब तो आपसे मैं डॉलर अगर मैं अपना किसी को डॉलर दूँगा, तो वो उसके बदले मुझे 270 मिल जाएँगे या 277 मिल जाएँगे, ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा ना। कहीं ऐसा हो कि मैं अगर आज 275 का बाय करके, कल जाकर मैं डॉलर दूँ किसी को कैश में और वो बोले यार आज तो इसकी अमाउंट $50 है या ₹50 है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। इसी तरह के पॉइंट्स एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए डिसेंट्रलाइज़्ड वर्ल्ड में भी होते हैं, स्पेशली क्रिप्टो की दुनिया में, ये जिसे आप कहते हैं यूएसडीटी। ये टेथर एक कंपनी है जो यूएसडी को बैक करती है, ठीक है? इसके अंदर इन्होंने अपना कॉइन बनाकर डाला हुआ है यूएसडीटी, जो काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे मिल जाएगा आपको, वॉलेट्स में मिल जाएगा। इसी तरह का एक और कॉइन होता है यूएसडीसी, ये भी सेम इन सब की वर्थ $1 होती है। अगर आपने अपने फॉर एग्ज़ाम्पल $100 के आपने वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर यूएसडी खरीदने हैं, तो आप $100 को किसी भी ब्रोकर या किसी भी पीयर टू पीयर अगर आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या किसी ब्रोकर को दे रहे हैं, तो आपको 100 यूएसडीटी देगा आपके $100 के बदले, या 100 यूएसडीसी देगा, या 100 डाई देगा। ये डिसेंट्रलाइज़्ड वर्ल्ड में यूज़ होते हैं, बाकी ये दोनों, ये पीयूएसबी हो गया या ईयूआरटी, ये तो कम यूज़ होता है, लेकिन ये भी सेंट्रलाइज़्ड वर्ल्ड में यूज़ होता है। डिसेंट्रलाइज़्ड वर्ल्ड में डाई यूज़ होता है, सही है? तो ये पेग्ड का मतलब होता है इन कॉइन्स को बैक कौन-सी करेंसी कर रही है। तो इन सारे कॉइन्स को यूएसडी बैक कर रहा होता है सिवाय ईयूआरटी के। इसके अलावा भी काफ़ी कॉइन्स होते हैं, बट मेन यूएसडीटी और यूएसडीसी चलते हैं। तो एक बिगिनर के लिए इनको समझना काफ़ी है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है स्टेबल कॉइन्स की। अच्छा, रेगुलेशंस क्या होती हैं? रेगुलेशंस मैं आपको सिंपल सा समझा दूँ। रेगुलेशंस होती हैं कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अभी कोई भी क्रिप्टो को लेके कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ, ठीक है? अभी सिर्फ़ इन्होंने अपना एक रिज़र्व्स बनाने का कहा है, बिटकॉइन रिज़र्व्स। बिलाल बिन साकिब ने एक चीज़ इनिशिएट कराई है कि बिटकॉइन रिज़र्व बनाया जाए पाकिस्तान का भी अपना, ताकि ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें हम। बट क्रिप्टो को लेके कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई मतलब ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा, या आप इतना कमा सकते हैं, इतना नहीं कमा सकते, इतना पैसा एंटर कर सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, इतना नहीं कर सकते। कोई रेगुलेशन नहीं है। तो रेगुलेशन बस सिंपल सी एक टर्म है कि रूल्स या लॉज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्रिप्टो को लेकर, या किसी भी क्या कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ या डिजिटलाइज़ मनी मनी को लेकर, या डिजिटलाइज़ प्लेटफ़ॉर्म को लेकर उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उसको आप कहते हैं रेगुलेशंस, सही है? तो ये आज के वीडियो का पार्ट थी सारी चीज़ें, जो मैंने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई इश्यू हो इन सारी चीज़ों में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।